वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज भी गर्मा गर्म खबरें हैं बार्सिलोना के हवाले से। एक बार्सिलोना की इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में आपको अपडेट दूंगा, बार्सिलोना की ट्रांसफर मार्केट के बारे में अपडेट दूंगा, और थोड़ा सा हम ज़रूर डिस्कस करेंगे कि बार्सिलोना के आने वाले सीज़न में क्या अप्रोच होनी चाहिए। क्या बार्सिलोना को ला मासिया के प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करना चाहिए या बार्सिलोना को नई साइनिंग्स करनी चाहिए। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो भाईजान हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बार्सिलोना में चल रही है उसके बारे में। कल खबर एक आई थी कि बार्सिलोना 49% अपने स्टूडियो के शेयर्स जो है वो मार्केट में फिर से लॉन्च कर रहा है। तो मैं आपको थोड़ी सा इस पे ब्रीफ करता चलूँ कि ये वही 49% शेयर्स हैं जो लास्ट ईयर बार्सिलोना ने ऑलरेडी मार्केट में फेंके थे। और जो दो कंपनीज जिन्होंने 24.5% में ये शेयर खरीदे थे वो बार्सिलोना को पेमेंट नहीं कर पा रही हैं। तो जिसकी वजह से जब वो पेमेंट नहीं करेंगी तो बार्सिलोना इनकम रिकॉर्ड नहीं कर सकता और बार्सिलोना को ट्रेड साइन करने में और रजिस्टर करने में प्रॉब्लम होगी। तो उन्हीं 49% शेयर्स को दोबारा से बार्सिलोना मार्केट में लॉन्च कर रहा है और उनको सेल कर रहा है। और अब एक जर्मन कंपनी के साथ बार्सिलोना का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है जो होपफुली कल को बार्सिलोना अनाउंस भी कर देगा। तो ये वही 49% शेयर्स हैं जो लास्ट ईयर ऑलरेडी बार्सिलोना ने मार्केट में लॉन्च किए थे। तो ये इसलिए आपको खबर दी है क्योंकि ट्रांसफर मार्केट इसके साथ काफ़ी ज़्यादा लिंकअप है। तो इस न्यूज़ का आप तक जाना ज़रूरी था। अब बात कर लेते हैं ट्रांसफर मार्केट के बारे में। सबसे पहली बात मैं करूँगा फ्रेस्नेडा के बारे में। फ्रेस्नेडा के एजेंट आज तकरीबन 2 घंटे तक बार्सिलोना के हेडक्वार्टर्स में रहे हैं और वहाँ पर उनके एजेंट ने बार्सिलोना के साथ डिस्कशंस की हैं ट्रांसफ़र फ़ीस के बारे में और उनके ट्रांसफ़र के बारे में। अब कोई खबर नहीं निकल के आई कि भाई वो वाक़ई में बार्सिलोना आ रहे हैं या क्या डील साइन होने वाली है, कितने पैसों की डील साइन होने वाली है, होने भी वाली है कि नहीं होने वाली। इसकी कोई खबर निकल के नहीं आई, लेकिन ये ज़रूर है कि उनके एजेंट बार्सिलोना में थे। तो एक ये खबर थी उनके बारे में। विटर रूके के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट खबर चल रही है और जेरार्ड रोमेरो ने इस चीज़ को कंफर्म किया कि बार्सिलोना इस वक्त बहुत ज़्यादा जो डीपली कंसिडर कर रहा है विटर रूके को इसी समर विंडो में लेके आने के लिए। और उनकी न्यूज़ बहुत ज़्यादा हॉट न्यूज़ है इस टाइम पे। उनका टॉपिक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद फैब्रिज़ियो रोमानो ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कंफर्म किया कि जो विटर रूके का इस वक्त क्लब है, जो उसके चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ फैब्रिज़ियो रोमानो की बात हुई है और उन्होंने कंफर्म किया कि भाई बार्सिलोना बिल्कुल इस चीज़ को चाहता है कि विटर रूके को इसी समर विंडो में यानी कि अगस्त में ही बार्सिलोना में लेकर आए। लेकिन उनका क्लब और उनके चेयरमैन नहीं चाहते क्योंकि वो चाहते हैं कि ये डील जनवरी में ही हो और जनवरी में ही विटर रूके को रिलीज़ किया जाए। क्योंकि विटर रूके की जो टीम है इस वक्त वो बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट वहाँ पर खेल रही है। 20 मैचेस वो चाहते हैं कि विटर रूके उनकी तरफ से खेलें और वो कोई कोई उनका एक कोई क्वालिफिकेशन है किसी टूर्नामेंट की, तो वो चाहते हैं कि वो उस क्वालिफिकेशन के लिए विटर रूके को अपने साथ रखें। तो अब ये सारी सिचुएशन चल रही है और दूसरी चीज़ ये भी है कि बार्सिलोना को अभी पेमेंट करनी पड़ेगी सारी की सारी विटर रूके को अगर वो इसी ट्रांसफर विंडो में साइन करना चाहते हैं। तो अब ये देखने को कि पाकिस्तान की बार्सिलोना इतना पैसा जनरेट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। अब दूसरी खबर है नेमार के बारे में। तो नेमार का सीन जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट चल रहा है इस टाइम पर। डिफरेंट सोर्सेज डिफरेंट बातों को क्लेम कर रहे हैं और ये अब इस टाइम पर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो बार्सिलोना के कुछ सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि नेमार की खबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त गर्दिश कर रही है बार्सिलोना में और नेमार और विटर रूके दोनों बार्सिलोना इसी विंडो में साइन कर सकते हैं। आई डोंट नो कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि पीएसजी ने नेमार को 150 मिलियन के की उनका प्राइस टैग लगा दिया और 150 मिलियन में तो भाई पीएसजी वालों उनको कोई भी नहीं खरीदेगा। तो आप सिर्फ हवा में बातें कर रहे हो और उनको 150 में कोई भी नहीं खरीदेगा। एक पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि सऊदी कोई क्लब उनको ले ले, लेकिन वो भी 150 मेरे ख्याल से नहीं पे करेगा उनको। और बार्सिलोना में जहाँ तक आने की बात है तो बार्सिलोना तो भाईजान कभी भी नहीं 150 दे सकता। तो ये तो कंफर्म बात है। हम बर्नार्डो सिल्वा के लिए रो रहे हैं यहाँ पर, उनके 50-60 मिलियन हमारे से नहीं हो रहे तो 150 मिलियन हम नेमार के कैसे देंगे। तो अब ये खबर है नेमार के बारे में। अब क्या लोन डील होती है बार्सिलोना के साथ उनकी, जो अगर मैं ये लेकर चलूँ जो सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं, क्या लोन डील होती है? क्या वही खबर है जो सऊदी क्लब लेना चाह रहे हैं नेमार को और 1 साल के लिए बार्सिलोना में उनको लोन पे भेज देंगे? क्या ऐसी कोई डील होगी? आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये ज़रूर खबर है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि लुइस एनरिके जो बार्सिलोना में भी नेमार को कोच कर
चुके हैं, और मेरे ख्याल से नेमार का बेस्ट वर्जन जो था वो लुइस एनरिके के अंडर ही था। उन्होंने भी नेमार को बोल दिया कि भाईजान आप मेरी टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे, आप मेरे प्लान्स में शामिल नहीं हैं। तो इस वक्त नेमार एक तो इंजरी का भी शिकार है और वो टीम के अलावा सेपरेटली ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। तो ये थी नेमार से रिलेटेड खबर। तो अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में नेमार का जो रूमर चल रहा है इस वक्त वो वाकई में ठीक है कि नहीं है बार्सिलोना के हवाले से, और क्या वाकई में बार्सिलोना को नेमार को साइन करना चाहिए, ये भी एक सवाल है। क्योंकि कल ला मासिया के प्लेयर्स ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और स्पर्स को हिला के रख दिया था आखिरी 10-15 मिनट के अंदर। तो क्या नेमार का आना बार्सिलोना के लिए एक लग्जरी साइनिंग है या वाकई में बार्सिलोना की नीड है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और बार्सिलोना के जो फैंस हैं वो दोनों साइड पे बटे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नेमार का आना ज़रूरी है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, नेमार के आने से ड्रेसिंग रूम का भी एक प्रॉब्लम आता है, और नेमार के आने से जो यंगस्टर्स हैं उनके मिनट्स भी कम होते हैं, जैसे कि आंसू फटी के मिनट्स कम होते हैं। और उसके अलावा आप देखें फेरन टोरेस के मिनट्स भी कम होने के चांसेस हैं उसमें। और उसके अलावा आप अब्दे के मिनट्स भी जो है वो नेमार खा सकते हैं। तो अब क्या नेमार को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखें, अगर कल का मैच भी आप देखें तो पहली बात है, मैंने कल का जो रिव्यू बनाया था ना, तो मैंने बहुत फ्रस्ट्रेट होकर वो रिव्यू बनाया था, क्योंकि मैं रफीनिया को देख के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ था। और बर्नार्डो सिल्वा के साथ कोई भी बार्सिलोना की डील नहीं हो पा रही है इस टाइम पर, और डेम्बले ऑलरेडी छोड़ के जा चुके हैं। तो बार्सिलोना दोनों विंग्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि इनएक्सपीरियंस उतरेगा। रफीनिया के पास एक्सपीरियंस है, बिल्कुल एक्सपीरियंस है, लेकिन वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते जो बार्सिलोना को रिक्वायर्ड है। और रफीनिया एक दो बड़े अच्छे मोमेंट्स निकाल के देती है मैच में, उसके अलावा वो पूरे मैच में हेडलेस चिकन की तरह भागते रहते हैं। वो 1-on-1 सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पैथेटिक हैं। वो बॉल नहीं निकाल पाते, वो बॉल नहीं चला पाते, और मतलब अगर वो बार्सिलोना की प्रायोरिटी में है तो फिर बार्सिलोना जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगी। लेकिन कल चावी ने मैच के बाद भी ये बात कही थी कि अगर डेम्बले जा रहे हैं तो बार्सिलोना उनकी रिप्लेसमेंट ज़रूर देखेगी। तो अब वो रिप्लेसमेंट क्या राइट विंग पे होती है या लेफ्ट विंग पे होती है, ये तो अब आने वाला टाइम ही बताएगा। क्या वो नेमार की शक्ल में होती है या बार्सिलोना कोई और प्लेयर साइन करेगा? अब दूसरी साइड पे लोग ये बात कर रहे हैं कि लामीन यामाल ने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है और 10 मिनट में उन्होंने आकर स्पर्स को पूरा हिला के रख दिया। आंसू फटी ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि आंसू फती जब जब मेसी के साथ खेले हैं 2 सीज़न पहले, आंसू फती कुछ और ही तरह के प्लेयर दिखे थे, क्योंकि उनको वो सपोर्ट मिल रही थी मेसी की तरफ से, उनको वो बॉल्स मिल रहे थे, उनको वो क्रिएटिविटी मिल रही थी। आंसू फती भी अपनी स्पीड पे डिपेंड करते हैं, और उनकी पोजीशनिंग बहुत अच्छी है। कल जब लामिन यामाल के साथ वो खेल रहे थे तो आंसू फती भी आपको डिफरेंट किस्म के प्लेयर नज़र आए, और उनका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बना था फर्नान टोरेस के साथ भी, लामिन यामाल के साथ भी। तो आंसू फती को भी जो है वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर चाहिए अपने साथ, तभी जाकर वो भी परफॉर्म करेंगे। इसी तरह लेवेंडोस्की को भी ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो उनको उनको क्रॉसेस दे सकें, उनको क्रिएटिविटी निकाल के दे सके, तभी तो वो गोल करेंगे। देखें, अब लेवेंडोस्की को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म इस बात से मिला कि भाई वो गोल स्कोर नहीं कर रहे, लेकिन उनको चांसेस कितने मिल रहे हैं। कल उनको एक चांस मिला और उन्होंने उस पर गोल कर दिया। उसके बाद वो भी फ्रस्ट्रेट रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा डीप भी आके खेलते रहे, क्योंकि उनको कोई चांस नज़र नहीं आ रहा था, उनको क्रिएटिविटी नहीं मिल रही थी, उनको क्रॉसेस उस तरह से नहीं मिल रहे थे, तो वो भी फ्रस्ट्रेट हो गए थे। तो इसलिए बार्सिलोना को इस वक्त मेरा अपना ख्याल है कि एक ऐसा विंगर ज़रूर चाहिए जिस पे बार्सिलोना ट्रस्ट कर सके। और ठीक है, मैं ये बात मानता हूँ कि बार्सिलोना के पास ला मासिया का टैलेंट ज़रूर है, लेकिन जब हम मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट खेलेंगे यूईसीएल में, या बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट खेलेंगे, या लिवरपूल के अगेंस्ट खेलेंगे, तो क्या हम इन यंग प्लेयर से वो एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं जो हम नेमार से रख सकते हैं, या वो किसी बर्नार्डो सिल्वा से रख सकते हैं? ये एक सवाल रहेगा, और ये मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त ही इसका जवाब बताएगा। लेकिन मैं दूसरी तरफ ये बात कहूँगा कि अगर आप डोमेस्टिकली देखें, कोपा डेल रे की आप बात करते हैं या स्पेनिश लीग की आप बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपकी ला मासिया की प्रोडक्ट ऐसी है कि आपको वो अभी भी डोमेस्टिक टाइटल जिता सकती है। तो ये थी अब तक की वीडियो, और आप लोग ने भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप किस पे ट्रस्ट करते हैं। आप ट्रस्ट करते हैं
ला मासिया की प्रोडक्ट के ऊपर आप चाहते हैं कि उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए, या आप चाहते हैं कि एक वर्ल्ड क्लास विंगर लेकर आना चाहिए? और अगर रफीनिया को हम खिलाते हैं विंग पोजीशन पे, तो ऑब्वियसली हमें कैंसेलो की मस्ट 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 ज़रूरत है।